हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट के बिहाफ पे हम लोग ग्रुप थ्योरी जो है वो डिस्कस कर रहे थे। मैथमेटिकल फिजिक्स का एक सेक्शन है जिस पर से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। हालांकि ये जो हमारे पास स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप थ्योरी में हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि जो ग्रुप फॉर्मेशन है उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, और अगर वो सेटिस्फाई करती हैं 4 प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब हमारे पास ग्रुप जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम 2 चीज़ें सीखने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास है अबेलियन ग्रुप और एक है साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप जो है वो कौन सा नहीं बनता है। हालांकि अबेलियन ग्रुप लगभग सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जो नॉन अबेलियन ग्रुप है। इसमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है एक नॉन अबेलियन ग्रुप वो होता है S3, जो कि एक सिमेट्रिक ग्रुप है। तो इसमें हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप यानी परम्यूटेशन के बारे में भी जिक्र कर लेंगे। परम्यूटेशन ग्रुप भी आज की क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर और एक रहेगा हमारे पास जनरेटर। ठीक है, आज के दिन हम कोई थ्योरम तो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, कोई थ्योरम जो है वो यूज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। उनके जो प्रूफ रहेंगे वो हम लोग नहीं करने वाले हैं, बट जो थ्योरम्स हैं उन पर हम अलग से क्लास रखेंगे। ठीक है, आज सिर्फ इनका डेफिनेशंस और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स आज हम सीख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए, ऑर्डर आप किसी ग्रुप का भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर आप किसी एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अगर ऑर्डर आप लोग ग्रुप का निकालते हैं तो ये होता है हमारे पास कि इस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। दैट मीन्स हम ऐसा कहेंगे कि द ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज इनसाइड द ग्रुप। नेक्स्ट है, किसी एलिमेंट का हमें अगर ऑर्डर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है A जो कि ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि इस एलिमेंट की पावर n वापिस से अगर E के बराबर आ जाए, ठीक है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इस एलिमेंट का ऑर्डर n के बराबर है। और ये तब तक परफॉर्म करते रहना आपने जब तक वापस से आपका E के बराबर नहीं आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो जहां पर आएगा तो वहां देखेंगे कि पावर कितना आ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा दैट वाज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर n जो है क्या रहेगा, हमारे पास ऑर्डर रहेगा ऑफ द एलिमेंट। n इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनरेटर। जनरेटर जैसे नाम स्पेसिफाई करने लग रहा है कि किसी ग्रुप में एक या एक से अधिक एलिमेंट्स जो पूरे ग्रुप के अदर एलिमेंट्स को जनरेट कर दे उसे हम कहते हैं जनरेटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में वेरी करेगा। किसी क्वेश्चंस में हो सकता है कि 1 जनरेटर हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस में निर्भर करता है। नेक्स्ट इसके बाद है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप वो होता है जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं A और B जो ग्रुप G से बिलोंग कर रहे हैं, और कम्यूटेटिव लॉ अगर ये फॉलो करते हैं, इसका मतलब हुआ कि A का बाइनरी ऑपरेशन B के साथ और B का बाइनरी ऑपरेशन A के साथ रिजल्ट जो है वो सेम आ जाएगा। सो वी से दैट कि अबेलियन ग्रुप इज दैट टाइप ऑफ द ग्रुप विच सेटिस्फाई द कम्यूटेशन रिलेशन विच इज A बाइनरी ऑपरेशन विद B इज इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A। नेक्स्ट इसके बाद आता है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए क्योंकि हमने जनरेटर स्टडी कर लिया है। तो साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक या एक से अधिक जनरेटर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। अब हालांकि ये एक छोटी सी थ्योरम ही है, बट हमारे काम आती है बहुत ज़्यादा कि साइक्लिक जितने ग्रुप्स होते हैं वो सारे अबेलियन ग्रुप होते हैं, लेकिन अबेलियन साइक्लिक हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिक अबेलियन हो सकते हैं, अबेलियन साइक्लिक हो ये ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है कि जो हमारे पास कोई भी जनरेटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है साइक्लिक ग्रुप में, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर सेम होता है किसके बराबर, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर रहेगा उसके बराबर। ठीक है, तो ये दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं कि ऑर्डर जो है किसी भी जनरेटर का, ठीक है, जनरेटर का, वो हमारे पास सेम रहेगा ऑर्डर ऑफ दैट साइक्लिक ग्रुप। जिसे मैं डिनोट कर देता हूँ विच इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। तो जितने जनरेटर रहेंगे जनरेटर के सभी ऑर्डर हमारे पास जो ऑर्डर के सेम रहेगा साइक्लिक ग्रुप के बराबर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास n ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है। तो n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक जनरल वे है, कैसे कर सकते हैं। देखो, E हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इसके बाद A स्क्वायर, इस तरीके से चलता जाएगा।
अब क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है n, यानी n एलिमेंट्स आएंगे, तो इस नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास आएगा a की पावर वो कितनी आएगी n-1, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कंसिडर हो चुका है एक। सो दिस डिनोट्स द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो एक जनरल हमारे पास एक ग्रुप होता है जिसको हम साइक्लिक ग्रुप से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा भी होगा साइक्लिक जो ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे C4 है, ठीक है, तो E R R² R³ इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सच दैट R की पावर 4 क्या बन जाना है, वापिस से E बन जाता है, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस C4, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास इसके भी जुड़े हुए मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बनती है, एडिशन टेबल्स भी बनती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। चलो उसको अभी अब डिस्कस करते हैं कि जो S3 है हमारे पास, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है ना। ये एग्जांपल हो गया आप लोगों के लिए, क्वेश्चन हो गया अभी, जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो S3 ग्रुप है वो हमारे पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, इसको आपको प्रूव करके दिखाइए। तो पहले पता होना चाहिए कि S3 ग्रुप होता क्या है। तो ये एक परमुटेशन ग्रुप है। S3 को जानने से पहले आपको D3 ग्रुप के बारे में जानना चाहिए। ये एक सिमेट्रिक परमुटेशन ग्रुप है और D3 हमारे पास एक डाइहेड्रल ग्रुप है। इनके दोनों के ऑर्डर्स अलग अलग होते हैं। एक और भी हमारे पास में आएगा ग्रुप जो S3 से ही डिराइव होगा, जिसको हम कहेंगे A3, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट ग्रुप। तो ये हमारे पास जो 4 ग्रुप्स हैं वो आप ऐसा समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप ग्रुप थ्योरी स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा है, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। इसके बाद में डाइहेड्रल ग्रुप, दिस इज सिमेट्रिक और परमुटेशन ग्रुप, और ये हमारे पास है अल्टरनेट ग्रुप। हर एक का ऑर्डर अलग अलग होगा, ठीक है, और हर एक के एलिमेंट्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले D3 के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं S3 पे आता हूं और फिर मैं इस चीज को प्रूव करता हूं कि कैसे ही S3 जो है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। चलिए वो देखते हैं एक बार। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में, जिसको डिनोट करते हैं DN से। देखिए डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑब्वियसली एक सेट रहेगा एलिमेंट्स का, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, वो एलिमेंट्स रहेंगे जो रिफ्लेक्शन और जो हमारे पास रोटेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोटेशन और रिफ्लेक्शन, इन दोनों सिमेट्रीज को प्रिजर्व रखे किसी पॉलीगन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है। सो डाइहेड्रल ग्रुप क्या है, ए ग्रुप that contains elements that preserves the symmetry, the rotation and reflection symmetry of an n-sided polygon, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं DN, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप। तो एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हों जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन सिमेट्री को पोजेस करते हो, प्रिजर्व रखते हो, ठीक है, ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं D3 की, तो D3 का मतलब हो गया हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारे पास रोटेशन और रिफ्लेक्शंस होंगे उनकी बात चल रही है यहाँ पे। इसी प्रकार से D4 है, तो D4 में क्या रहेगा हमारे पास, D4 में रहेगा स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो मोस्टली कॉमनली हम D3 और D4 इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो D3 है या DN है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास रहेगा 2n के बराबर, ठीक है। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, 2n के बराबर। जैसे D3 हमारे पास में ग्रुप है डाइहेड्रल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बनेगा, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 × 3, दैट मीन 6 एलिमेंट्स हमारे पास होने वाले हैं। अब ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो D3 में ये 6 एलिमेंट्स होंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट, एक R, एक R² S एंड देन R³ S, ये हमारे पास रहेंगे, ठीक है। सो ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास रहने वाले हैं। अब हर एक एलिमेंट क्या चीज़ डिनोट कर रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो E का मतलब होता है, ये शुरुआत के जो हमारे पास यहाँ तक है, ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लिप को, फ्लिप करना, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अबाउट, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं रिफ्लेक्शन कह लीजिए आप लोग, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा रोटेशन और ये रहेगा रिफ्लेक्शन। अब मैं एक एक करके जो है जिक्र करता हूँ, ठीक है। हियर दिस नाउ E का मतलब क्या हुआ, R का मतलब क्या हुआ, R² का मतलब, तो E का मतलब हुआ रोटेशन अबाउट, या रोटेशन कितना 0 डिग्री,
ठीक है, और जितने भी रोटेशंस होंगे वो सारे कैसे होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। ठीक है, तो रोटेशन कितना है, 0 डिग्री करना है। आर में क्या होगा, रोटेशन 120 डिग्री का करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यहां पर रोटेशन 240 डिग्री का, और जैसे आगे आएंगे 360 तो वापस हमें क्या मिल जाना है, वापस हमें ई मिल जाता है। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आर क्यूब है इसके अंदर, आर क्यूब का वैल्यू वो हमारे पास कितने के बराबर रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर। नेक्स्ट है एस, आर एस और आर स्क्वायर एस। इनका क्या मतलब हुआ, एस का मतलब हुआ कि हमने क्या करना है, फ्लिप करना है। ठीक है, फ्लिप करना है हमने। ठीक है, किसी भी एक वर्टेक्स को मानते हुए फ्लिप कर देना है आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को। ठीक है, नेक्स्ट के बाद है आर एस। आर एस का मतलब ये होता है कि 120 डिग्री रोटेट करना है पहले तो, इस आर का मतलब तो ये हुआ, आर का मतलब 120 डिग्री रोटेट करना है, और एस का मतलब हुआ एंड देन फ्लिप, उसके बाद आप लोगों ने फ्लिप करना है। आर स्क्वायर एस का मतलब हुआ कि 240 डिग्री रोटेट करें एंड देन फ्लिप, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। और इसके बाद जो एस स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 बार अगर आप फ्लिप कर देंगे, आप खुद से सोचिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको आपने 2 बार फ्लिप कर दिया तो वापस से क्या मिल जाता है, मुझे वही इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एस स्क्वायर का वैल्यू भी कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर ही होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये जो हमारे पास 6 ट्रायंगल्स बनेगी, इनकी ज्योमेट्री क्यों ना हम बना के देख लें किस प्रकार से बनता है। ओके, तो ई से लेकर के आर क्यूब एस तक, सॉरी आर क्यूब एस नहीं आएगा यहाँ पे, एस आर एस और आर स्क्वायर एस यहाँ तक। ठीक है, सो ई से लेकर के आर स्क्वायर एस तक हम लोग क्यों ना बना करके देख लें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो हमारे पास रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस वो किस प्रकार से हमें नजर आने वाले हैं। ठीक है, वो देखते हैं एक बार। सो कंसिडर करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्रकार से, वर्टिसेस के नाम दे देते हैं, सो 1 2 और 3। ठीक है, अब क्योंकि आप लोगों ने इसे रोटेट किया है 0 डिग्री, तो इसका मतलब मुझे सेम मिल जाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आर, यानी कि आपने इसे रोटेट करना है 120 डिग्री। तो आप खुद से सोचिए एक बार, 120 डिग्री करने के बाद क्या होगा, देखो 1 यहां पर जाएगा 60 पे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 यहां पर चला जाएगा, दैट मीन्स 1 यहां पर आ गया। ठीक है, 2 वर्टेक्स मूव कर जाएगा ना, देखो ये वर्टेक्स मूव किया, फिर उसके बाद लास्ट का यहाँ पर आया, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इस वजह से। अच्छा, फिर इसके बाद ये 2 कहाँ जाएगा, तो 2 पहले यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री पे यहाँ पे, 120 भी यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2। नेक्स्ट के बाद है 3 यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो 3 टॉप पे, सो ये हो जाएगा आर। ठीक है, नेक्स्ट है आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, 1 यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, 2 हमारे पास कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, और ऑब्वियसली बात है 3 हमारे पास यहाँ पहुँच जाएगा। अब जब आर क्यूब करोगे तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा, वापस यहाँ पर, जो कि सेम टू सेम यहाँ पर है, तो आर क्यूब ई के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एस। तो एस में आप लोगों ने फ्लिप करना है, तो फ्लिप कर दीजिए। देखो इस वाली एक्सिस के अबाउट में फ्लिप कर रहा हूँ। ठीक है, रोटेट मैंने 0 डिग्री करना है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम ये मुझे मिलेगा। ठीक है, अब इसके अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूँ तो 2 और 3 यहाँ पर होता है, तो रिवर्स करने पर हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2, सो दिस इज एस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा आर एस। आर एस का मतलब हो गया, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है आर, इसको एक बार फ्लिप करना है, फ्लिप करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये 2 और यहाँ पर 1, और लास्ट है हमारे पास आर स्क्वायर एस। तो आर स्क्वायर एस में हम लोग इस वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल को फ्लिप कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। इस प्रकार से हमारे पास 6 ये केस बन जाएंगे डायहेड्रल ग्रुप के। ठीक है, अब देखो ये डायहेड्रल ग्रुप के हमने बनाए एलिमेंट्स और इनके कॉम्बिनेशंस बना करके इस प्रकार से हमने देखा। अब परमुटेशंस के बिहाफ पर भी हम लोग जो है सिमेट्री कंजर्व रख सकते हैं सेम डायहेड्रल ग्रुप D3 के अंदर, और ऐसे ग्रुप को कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, जो परमुटेशंस के अंदर होता है, जो हम साइकिल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो S3 है वो कुछ नहीं है, इस D3 के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन परमुटेशन स्वरूप में रहेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, जैसे ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट E है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे पास इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका सुनिए, इसको परमुटेशन के अंदर सुनिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखना है तुम लोगों ने 1 2 3, है ना, 3 है हमारे पास, तो 1 2 3 ऐसा कैसा एज इट इज लिख दिया। अब देखो 1 का जो हमारे पास में परमुटेशन है वो कितना हुआ है। ठीक है, तो आप खुद से सोचिए कि जब आप इसमें 0 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो मुझे 1 का 1 ही मिलेगा, 2 का 2 मिलेगा और 3 का 3 मिलेगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को इक्विवेलेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंटली आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 goes to 1, ठीक है, 2 goes to 2, 3 goes to 3। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3, अलग अलग से ऐसा लिख सकते हैं, एंड दिस इज अवर आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर।
ठीक है, ये है परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर लिखने का तरीका। अब इसमें आपको बताता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट था। इसके अंदर अगर मैं लिखूँ तो देखो सिंपली आपने लिखना है 1 2 3, सबसे पहले लिखना है। अब देखो 1 की पोजीशन किसने ली है, तो 1 की पोजीशन ली है 3 ने, तो यहाँ लिखेंगे 3। 2 की पोजीशन ले ली है 1 ने, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 3 की पोजीशन ले ली है 2 ने, तो हमारे पास इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, इसे इक्विवेलेंटली हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 goes to 3, so 1 goes to 3, 1 goes to 3, and 3 goes to 2, so 3 goes to 2, and then 2 goes to 1 back। तो इस प्रकार से 1 3 2 भी हम लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, 1 goes to 3, 3 goes to 2, and 2 goes to 1। सो यहाँ पर भी सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, 1 goes to 3, 3 goes to 2, and 2 goes to 1। क्या बाकियों के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, इसको लिखते हैं एक बार, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर देखें तो 2 आ गया, 2 की जगह 3 और यहाँ पर 1। इक्विवेलेंटली इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 1 goes to 2 and 2 goes to 3 and 3 goes to 1। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर 1 फिक्स है, जैसा पहले यहाँ पर था 1 फिक्स है, बट 2 की जगह 3 हो गया और 3 की जगह 2 हो गया, तो इसमें सिंपली हम लिखेंगे 1 सेम रहा, ठीक है, तो 2 3 लिख देंगे, है ना, 2 goes to 3 and 3 goes to 2, तो 1 रिमेन्स सेम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो 2 goes to 1, 1 goes to 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2। ठीक है, यहाँ पर 2 सेम है, 1 और 3 का फ्लिप हुआ है, तो हम लिख सकते हैं सिंपली 1 और 3, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 2 3, 1 सेम टू सेम रहा, 2 goes to 3 and 3 goes to 2। इसी प्रकार से इसमें भी लिख लेंगे, इसी प्रकार से इसमें भी लिख लेंगे। तो अब ये लास्ट मुझे बताओ कि जो S3 हमारे पास जो ग्रुप बना है, उस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास। एक एलिमेंट्स इसे आइडेंटिटी एलिमेंट E से डिनोट कर देता हूँ मैं, ठीक है, जो कितना है 1 2 3 इस प्रकार से है, तो मैं इसे E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद में 1 2 3 है, एक हमारे पास है 1 3 2, एक हमारे पास है 2 3, नेक्स्ट है 1 2 एंड नेक्स्ट है 1 3। इस प्रकार से हमारे पास 6 एलिमेंट्स बन गए। ये हमारे पास है S3। और एक SN सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ग्रुप का, वो 2n के बराबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है हमारे पास n फैक्टोरियल के बराबर, n फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। और जो dn जो हमारे पास बन रहा था उसमें कितना था, 2 × 3, वो भी 6 के बराबर था। बट अगर आप n का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आ जाएगा। और उसमें कितना आया था, d के अंदर कितना आएगा हमारे पास डायहेड्रल में, 2 × 4 8 आ जाएगा। तो वो डिफरेंस 4 में आपको देखने को मिलेगा स्क्वायर के केस में। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये जो ग्रुप है S3 ग्रुप, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इस चीज़ को। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो इसके कोई भी आप 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, सो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 2, ठीक है, और एक कोई भी एलिमेंट आप इसके साथ कंसिडर कर सकते हैं, इसका इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2 3 हम ले लेते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखना कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और एक मैं इस प्रकार से करता हूँ 2 3 एंड 1 3 2, है ना, तो ये बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन, आप देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं आता है। ठीक है, इस बात को प्रूव कर लेते हैं एक बार। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 1 goes to 3, so 1 goes to 3, 3 goes to 2, so 3 goes to 2, and 2 goes to 1, so 2 goes to 1। इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 1 तो सेम रहा, देन 2 goes to 3, so 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2, वापस से 3 goes to 2। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ऊपर तो आपने 1 2 3 लिखना है, फिर देखना है कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर के 3 तो 1 3, फिर 3 से 2, 3 से 2, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो किस प्रकार से हम लोग करते हैं, यहाँ पर वापस से लिख देना है 1 2 3, ऊपर तो 1 2 3 आता है। अब देखो यहाँ आपने करना है राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ आना है आपने, तो यानी कि इसको पहले परफॉर्म करना है, उसके बाद इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे मान लो इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, तो B को पहले देखना है, उसके बाद A को देखें। उदाहरण के तौर पे जैसे राइट साइड में 1 goes to 1 और लेफ्ट में 1 goes to 3, सो फाइनली मेरे पास ये आता है कि 1 goes to 3। ठीक है, नेक्स्ट में देखता हूँ 2 goes to 3 बट 3 goes to 2, सो हमारे पास फाइनली 2 के अंदर ही जा रहा है। देखिए 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2, तो फाइनली 2 किसके अंदर जा रहा है, 2 के अंदर ही। नेक्स्ट बार 3 है, तो 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, सो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पर ही आ जाएगा 1 3 फ्लिप हुआ है, तो 1 3 लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। 1 3 तो फ्लिप हुआ है आपस में, देख लीजिए 1 3 फ्लिप हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, 2 हमारे पास सेम टू सेम है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 3 हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसको वैसे सेम टू सेम आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो सेम टू सेम आप लोग सोल्व कर लीजिए इस चीज़ को भी।
ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आएगा, देखो 2 3 है, दैट मीन्स 1 सेम, ये सेम हमारे पास बनेगा, बस इसको फ्लिप कर दें, है ना, इसको इधर और इसको इधर ले आए, क्योंकि हम ऐसा चीज़ प्रूव करना चाहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी है कुछ इस प्रकार से। तो 1 3 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 2, ठीक है। अब फिर दोबारा से 1 2 3, अब देखिए एक बार 1 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 1, ठीक है। 3 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नाउ 3 सेम रहा और 1 2 फ्लिप हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2। तो आप देख सकते हैं 1 3 1 2, है ना। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है, और यही बात हम लोग प्रूव करके चल रहे थे, यही बात हम लोग प्रूव करके चल रहे थे। सो वी से दैट कि S3 इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 3 और 1 3 2, ये आप देखेंगे, और इसके अलावा 1 3 2 और 1 2 3, है ना, ए बी बी ए, आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास बराबर आ जाता है। अब ये बराबर आने वाले जो होते हैं उनको आप अलग छांट लीजिए, और अलग छांटने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बराबर वालों को जो आपने अलग छांटा तो हम ऐसा कहेंगे कि वो हमारे पास अल्टरनेट ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अल्टरनेट ग्रुप जो होता है वो सिमेट्रिक ग्रुप से ही डिराइव होकर के आता है, सिर्फ और सिर्फ उन केसेस के लिए जिनके अंदर इवन परम्यूटेशंस फॉलो हो रहे हों। कैसे पता लगाएं सर इवन परम्यूटेशन होने लग रहा है? तो इवन परम्यूटेशन का मतलब हुआ, आप देखिए कि मतलब कितनी बार घुमा आप लोगों का जो ट्रेंगल है या स्क्वायर है वो कितनी बार घूमा है। उदाहरण के तौर पे जैसे इसके अंदर 0 बार, तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आना ही आना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जस्ट नेक्स्ट है 1 2 3, तो इस 1 2 3 में आपने कितनी बार रोटेट किया था? तो आप देखो जैसे हमारे पास ये था 1 2 3 इस प्रकार से, तो 120 डिग्री घुमाया था, हाँ। तो 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो एक बार तो इधर गया था, फिर दोबारा जब आया तो यहाँ पर आ गया था। इसका मतलब इसका 2 बार हुआ हमारे पास रोटेशन ना, एक तरीके से हम ऐसा ही कह सकते हैं कि 2 बार हमारे पास हुआ। सो इवन परम्यूटेशन आप इसको कह सकते हैं, इवन परम्यूटेशन, दिस इज इवन परम्यूटेशन। 1 3 2 में भी इवन परम्यूटेशन, बट यहाँ क्या हुआ था 2 3 के अंदर, 2 3 में जस्ट एक बार फ्लिप कर दिया था बस। एक बार फ्लिप करने का मतलब क्या हो, ओड, इसका मतलब दिस कंटेन्स ओड परम्यूटेशन, ठीक है। सो इवन इवन इवन, ओड ओड ओड, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि A3 के अंदर अल्टरनेट ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं S3 के। तो कौन कौन से हो गए, एक E हो गया, एक हमारे पास हो गया 1 2 3 और एक हमारे पास हो गया 1 3 2, यही आएगा सिर्फ, ठीक है। सो वी से दैट अल्टरनेट ग्रुप इज नथिंग बट द सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि ये इसके बराबर है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2 के बराबर है और 1 3 2 का इनवर्स 1 2 3 के बराबर है, क्योंकि बराबर है इस वजह से मैं ऐसा कह सकता हूं, इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है ना। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि बताओ 1 2 3 का इनवर्स कितने के बराबर आया, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2 के बराबर आया, इस प्रकार से आता है, ठीक है। पहले उसको अबेलियन प्रूव करके बताओ, उसके बाद कहो कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। और एक लास्ट बात ये आ जाती है कि जो हमारे पास AN यानी अल्टरनेट ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना होता है, ठीक है। हमने देखा डाइहेड्रल का होता है 2n के बराबर, सिमेट्रिक का होता है n फैक्टोरियल के बराबर, तो इसका हमारे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, इतने के बराबर होता है, ओके। तो इस प्रकार से हमने ये सिमेट्रिक अल्टरनेट ग्रुप, इस चीज़ को हमने देखा। अब फर्दर क्वेश्चंस पर हम प्रोसीड करते हैं। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक SN ग्रुप और एक जो AN ग्रुप हमने सीखा, सिमेट्रिक और अल्टरनेट ग्रुप। तो जो सिमेट्रिक ग्रुप है ये नॉन अबेलियन होता है और अल्टरनेट ग्रुप भी नॉन अबेलियन होता है एक पर्टिकुलर n की वैल्यूज़ के लिए, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए और यहाँ पर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशन अल्टरनेट ग्रुप इज नॉन अबेलियन, तो आप कहेंगे व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी प्रूव किया जा सकता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आता है, दिस इज ए रिजल्ट, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप से ही बेस्ड ले लेते हैं एक क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास एक परम्यूटेशन ग्रुप इस प्रकार से दिया है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है, मान लो, ठीक है, 6 तक दिया है। 1 goes to let us suppose 3, 2 goes to let us suppose 1 and 3 goes to let us suppose 2, 4 सेम टू सेम रहता है मान लीजिए, 5 goes to 6 and 6 goes to 5, इस प्रकार से मान लो आपको दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए ये इवन परम्यूटेशन का ग्रुप है या कि ऑड परम्यूटेशन का है, ये आपने बताना है, ठीक है। इज दिस परम्यूटेशन ग्रुप इवन और ऑड, ठीक है, ये आपने बताना है। तो इवन ऑड का पता लगाने के लिए सबसे पहले इसे डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर तोड़ लीजिए। डिसजॉइंट साइकिल्स का मतलब ये होता है कि जो फ्लिप्स हो रहे हैं उनको आप पता लगाने की कोशिश करिए। तो जो फ्लिप्स हो रहे हैं वो इनके अंदर हो रहे हैं, अलग से दिख रहे हैं वैसे भी कि 1 2 3 के अंदर इंटरनली ये हमारे पास अलग से हो रहे हैं।
4 का कुछ भी नहीं हो रहा तो इसे आप अलग से रख सकते हैं, 5 6 का अपने आप में हो रहा है तो ये अलग से रख सकते हैं। तो ऐसा कहेंगे कि आप इसको 3 के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, तो ब्रेक हम लोग करेंगे तो 1 2 3 3 1 2, एक ये हमने ब्रेक किया, एक 4 2 4 ये सेम टू सेम रहा, एंड नेक्स्ट इज 5 6 6 5 ये अलग से रहा ना, डिसजॉइंट साइकिल्स में आपने इसको ब्रेक कर दिया। नाउ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 goes to 3, 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 हमारे पास अकेला है सेम टू सेम, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका कोई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं दरअसल। ठीक है, तो क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो हम इसको अलग से लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट के बाद है 5 6 का हुआ है, किस प्रकार से 5 goes to 6 एंड 6 goes to 5, इस प्रकार से। ठीक है, अब इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 3 एंड 1 2 इस प्रकार से लिखेंगे, नेक्स्ट इज 5 6। ठीक है, अब ये टोटल गिन लीजिए कितने हैं, 2 में ब्रेक किया है मैंने इसको। ठीक है, 2 में अलग अलग से ब्रेक कर लिया, तो अब आप देख भी सकते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इतने के बराबर ही होता है, आप ऐसा प्रूव भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो तो हमारे पास होता है 1 2 3 तो कैसे लिखते हैं 1 2 2 3 1 3। ठीक है, इस प्रकार से 1 5 6 ऐसे होता तो क्या लिखते हैं 1 5 1 6 इस प्रकार से। ठीक है, 1 इज ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 3 हैं। ये 3 हैं क्या चीज़, मतलब क्या चीज़ है, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो आपने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ही गिनने होते हैं। तो यहां पर क्योंकि 3 है और 3 नंबर ओड है तो हम कह सकते हैं कि दिस कंटेन्स ओड परमुटेशन। ये कैसा है, ओड परमुटेशन कंटेन करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक करना है कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप दे रखा है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। सिर्फ और सिर्फ चेक करना है क्या ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले अगर हम साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो इसमें जनरेटर्स होना चाहिए, एक एटलीस्ट तो एक तो ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप खुद से पता लगाइए कि अगर हमारे पास ये एक साइक्लिक ग्रुप होता या साइक्लिक ग्रुप है तो ऐसे केस में इसका ऑर्डर कितना है 4 के बराबर है, देख भी सकते हैं यहाँ से। लेकिन इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या किसी का 4 के बराबर है कि नहीं है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एक कंडीशन के साथ कि हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स से बचे हुए उनको जनरेट कर दे, तो मैं कह दूंगा कि हमारे पास ये एक साइकिल ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं कि 1 को हम लोग मान के चलते हैं कि ये एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऑर्डर 1 के बराबर है ना इसका, देखो 1 का पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1 ही आना है ना। तो दिस इज एक्ट एज आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। बाकी -1 का आइटा का और माइनस आइटा का देख लेते हैं। तो देखो -1 की पावर 1 कितना है हमारे पास -1। नेक्स्ट -1 की पावर 2 प्लस का 1, बिल्कुल +1 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। तो हमारे पास कितना आ गया, ई के बराबर वापस आ गया ना। तो जैसे वापस ई के बराबर आ गया तो वहां पर हम स्टॉप कर देंगे और ये देखेंगे कि -1 की पावर कितनी है, दैट वाज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इस -1 एलिमेंट का ऑर्डर कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। सो वी से दैट ऑर्डर ऑफ -1 दिस गिव्स मी 2। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आयोटा। तो आयोटा की पावर 1 गिव्स मी आयोटा। नेक्स्ट है इसकी पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, फिर इसके बाद है क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा, एंड आयोटा के पावर 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वापस 1 आ जाएगा ना, -1 × -1 आ गया। सो दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। सो वी से दैट ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4 के बराबर है। और आप देख सकते हैं ऑर्डर 4 के बराबर है और ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है, 4 के बराबर है, और सभी एलिमेंट्स भी जनरेट कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि आयोटा इन दिस ग्रुप इज वन ऑफ द जनरेटर इन दिस ग्रुप। ठीक है, इसी प्रकार से ऑब्वियसली बात है अगर आइटा हमारे पास एक जनरेटर है तो माइनस आइटा भी जनरेटर होगा, आप इसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। माइनस आइटा की पावर 1 तो हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे इसका ऑर्डर भी हमारे पास कितने के बराबर आता है, 4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास 4 के बराबर, ये भी 4 के बराबर है। 2 जनरेटर्स हमारे पास हैं, एक आयोटा और दूसरा कितना है, माइनस आयोटा। एटलीस्ट 1 जनरेटर तो है ना इस केस में, इस वजह से ये कैसा है, एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, सो दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप, वी से दैट दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दोबारा से आपने साइक्लिक ग्रुप को, साइक्लिक ग्रुप से ही बेस्ड हम क्वेश्चंस देख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर भी आ जाता है, जनरेटर की बात भी हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास Z2 × Z4 मान लेते हैं, ये हमारे पास है। ये Z2 Z4 क्या चीज़ है, और ये बीच में मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई का मतलब हुआ इनर प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रुप थ्योरी के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मतलब होता है इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, और कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा 2 के बराबर है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 के बराबर है।
ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं, दीज आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज होगा, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास में ग्रुप्स हैं Z2 और Z4, दीज बोथ आर ग्रुप अंडर एडिशन, एडिशन के अंदर एक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता हमारे पास तो हम ऐसा मान करके चलते हैं दिस इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। वैसे तो इसे प्लस देना चाहिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसके अंदर, नहीं भी लिखा होगा तो भी आप मान करके चलिएगा दिस इज ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन, या आप चेक भी कर सकते हैं इस चीज को। अब बात ये आ जाती है कि मल्टीप्लीकेशन होता तो फिर कैसे लिखता है इसको, फिर ऐसे लिखता, देखो स्टार में, इस प्रकार स्टार में लिखता, फिर ये इस प्रकार से। और स्टार में जब ये लिखता तो आप ऐसा मत मान के चलिए कि हमारे पास Z4 स्टार है तो इसके 4 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसका ऑर्डर 4 के बराबर है, नहीं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग से लिखे जाते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल इसके बाद करवा देता हूँ एक, ठीक है। तो वो हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, Z2 इंटू Z4 के हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने आने मुझे पता है, 2 है, इसके अंदर 4 है, तो टोटल 8 आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, देखो Z2 को हम लिखेंगे 0 और 1, यही पॉजिटिव एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है Z4 के अंदर 0, 1, 2 और 3, कॉम्बिनेशन बना लीजिए, हमारे पास आ जाएगा ग्रुप, ठीक है। सो ग्रुप हमारे पास आ जाएगा 8 एलिमेंट्स, 0, 0, नेक्स्ट 0, 1, इसके बाद 0, 2 लिख लेंगे इस प्रकार से। लास्ट कौन सा आएगा, 1, 3, है ना, 1, 3 इज लास्ट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं। और 0, 0 आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास एडिशन के अंदर होता है तो 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और जब स्टार होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या करेंगे आप लोग, इसका टोटल ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8 के बराबर है। तो इनमें से किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर 8 के बराबर आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि ये फॉर्म जो है साइक्लिक कर रहा है, साइक्लिक ग्रुप जो फॉर्म कर रहा है ना। तो आप किसी भी एक एलिमेंट का निकाल सकते हो, उदाहरण के तौर पर जैसे 1, 3 है, तो हम 1, 3 का ही मान लेते हैं, इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं क्या इसका 8 के बराबर आता है कि नहीं आता, या किसी का भी 8 के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं उसको, यहाँ पर 1, 3 का हमने चेक करना है। सो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1, 3, तो मेरे पास सेम आ जाता है 1, 3, ठीक है। कब तक करने जाना है इसको, तब तक करने जाना है जब तक हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट वापस से रिपीट नहीं हो जाता है, वहाँ पर आकर के स्टॉप करना है और देखना है कि इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 2, 1, 3, ये हमारे पास हो जाएगा 1, 3 प्लस 1, 3। देखो इस प्रकार से ऐड होता है, इसके अंदर एडिशन में ऐड होगा, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो 1, 3 का स्क्वायर थोड़ी ना कर दोगे, यहाँ पे इसमें स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है और दोनों के दोनों एडिशन के अंदर थे हमारे पास, ठीक है, ग्रुप। तो इस वजह से यहाँ पर एडिशन होने लग रहा है, दोनों का एडिशन 2 इंटू समथिंग आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों का ऐड कर दो तो 2 और 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 2, 6 हमारे पास आ रहा है। बट आप देख रहे थे ये जो एलिमेंट था वो Z2 से था और ये वाला एलिमेंट Z4 से था, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 2 है, इसके बाद 4 है ना, उसके बाद 6 है, मतलब इसके जो 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 के साथ ही, ठीक है। 2, 4, 6, 8 ये सब कितने के बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है इस Z2 ग्रुप के अंदर। सिमिलरली Z4 के अंदर 4, 8, इसके बाद 12, 16 इस प्रकार के जो भी रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, इस केस में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट वापस से रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसा रिपीट हो जाने की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 में से आप इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप अफेक्टिव चीज़ें देख रहे हैं अब यहाँ से, ठीक है। 6 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 0, 2, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो देखो ये नेट के व्याप पे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हैं और ग्रुप थ्योरी आप स्टडी कर रहे हैं तो ग्रुप थ्योरी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो 0, 2 हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट हम 3 टाइम्स करते हैं, 3 बार ऐड करेंगे तो 2 बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार ऐड किया तो मेरे पास कितना आया था 0, 2, और 1 बार और ऐड करना है 1, 3, तो हमारे पास हो जाएगा 0, 1, 1 हो जाएगा, 2, 3, 5 हो जाएगा। और 5 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 1, 1, है ना, 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं 4, 1, 3। इसका मतलब हो गया कि 1, 1 में आप ऐड कर रहे हैं 1, 3 को, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 2, 4 आ गया हमारे पास, देखो 2, 4 है। इसका मतलब इसमें से 2 और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0। तो इसका फैक्टिवली मैं 0, 0 लिख सकता हूँ, विच इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बैक वापस आ गया ना आइडेंटिटी एलिमेंट पे, अब यहाँ स्टॉप हो जाना है, अब नेक्स्ट आगे नहीं करना आपने। और ये जो आपका मल्टीप्लाइड हुआ है, कितनी बार आपने ऐड किया, कितनी बार आपने ऐड किया, ठीक है, दैट गिव्स यू ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं।
आप देखेंगे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप जो है, सॉरी किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 8 के बराबर तो कभी नहीं आएगा, 8 के बराबर कभी नहीं आने वाला, और इस ग्रुप का ऑर्डर 8 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, और साइक्लिक नहीं है तो अबेलियन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्डर भी मैंने मालूम कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने साइक्लिक भी मालूम कर लिया, अबेलियन भी मालूम कर लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि ग्रुप रहेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, मान लेते हैं हमारे पास Z12 स्टार है। Z12 स्टार का मतलब हो गया कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो 12 नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 12 एलिमेंट्स नहीं होता है। इसके एलिमेंट्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के अंदर है ये ग्रुप। फिर इसके बाद वो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, वो सभी नंबर्स लिखने हैं, बल्कि ऐसा समझिए एलिमेंट्स तो बाद में बनेंगे, वो सभी नंबर लिखने हैं जिनका जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाला जाएगा 12 के साथ तो वो 1 आ जाए, ध्यान रखिएगा। तो GCD, ठीक है, जब 12 के साथ उस नंबर का निकाला जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे सारे हमारे पास नंबर्स लिख दीजिए। ठीक है, 12 तक लिखना है, तो लिखिए एक बार हमारे पास GCD 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 7 आ जाएगा, 8 9 10 11, ये हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, 1 5 7 11 GCD आपको निकालना आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, HCF हो गया एक तरीके से ना। अच्छा, अब हमारे पास इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया, ऑर्डर ऑफ Z12 स्टार इज नथिंग बट 4, है ना, 4 के बराबर है। अब इनमें से किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर 4 के बराबर आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि हमारे पास एक साइकिल ग्रुप है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका। और एक और बात भी, एक रिजल्ट और भी सामने आ रहा था ना, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जनरेटर का जो ऑर्डर होता है ना, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। जनरेटर का जो ऑर्डर होगा और जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर रहेगा दैट वाज सेम, है ना, उसी के जनरेटर हम लोग कह रहे थे। अच्छा, तो अब देखिए 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसको तो E मान के चल लेते हैं। अब नेक्स्ट है 5 का ऑर्डर निकालेंगे तो 5 की पावर, अब देखो यहाँ पावर करनी पड़ेगी, यहाँ हमने एडिशन नहीं करना, इसमें हमने पावर्स मल्टीप्लाई करनी है, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है इस वजह से। 5 की पावर 1 कितना आ गया? 5। ठीक है, और 5 जो है वो 12 से काफ़ी छोटा है तो आप सबट्रैक्ट कुछ भी नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद है 5 की पावर 2, दैट वाज 25। तो 25 में आप 12 का 2 टाइम्स, है ना, मैंने कहा था 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप सबट्रैक्ट करिए, क्योंकि वो हमारे पास 1 के बराबर है दरअसल। ठीक है, तो 12 इंटू 2 24 हो गया, तो 24 आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो वी से दैट जो पावर है 2, इसका मतलब ऑर्डर 5 का कितना है? 2 है। इन सिमिलर वे 7 के लिए निकालेंगे तो 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7, 7 की पावर 2 49, और 12 4 ज़ा 48, तो 48 सबट्रैक्ट 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, सो वी से दैट ऑर्डर 7 का भी कितना आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इसका भी 2 के बराबर है, इसका भी 2 के बराबर है। 11 की पावर 2 देख लो, 11 की पावर 1 दे तो कोई बात ही नहीं है, 121, और माइनस में 12 इंटू 10 120, सो आइडेंटिटी एलिमेंट वी से दैट ऑर्डर ऑफ 11 इज आल्सो 2, तो वी से दैट सभी के सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर कितने हैं हमारे पास? 2 के बराबर है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि नन ऑफ द एलिमेंट इन दिस ग्रुप कंटेन्स द ऑर्डर 4, सो वी से दैट दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, और साइक्लिक नहीं है तो अबेलियन भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। और अब बचती हैं हमारे पास थ्योरम्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको आज के लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।